बडगाम में पूरी हो चुकी है। नगरोटा में आपको बता दें कि देवयानी राणा 24,000 के ज्यादा के अंतर से जीत चुकी है, लेकिन बडगाम बहुत इंटरेस्टिंग हो चला है, जहां पीडीपी उम्मीदवार 2686 वोट से आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग के बाद भी 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, 6 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन पीडीपी यहां पर बाजी मारते हुए नजर आ रही है। हालांकि पासा किसी भी वक्त पलट सकता है। बिल्कुल, पासा किसी भी वक्त पलट सकता है, लेकिन जो ये आंकड़ा है जैस्मिन, देखा जाए तो ये लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 2 राउंड तक हमने देखा था कि यहाँ से लीड कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उम्मीदवार थे, वो लीड कर रहे थे, लेकिन 2 राउंड के बाद से लगातार ये आंकड़ा पहले 31 फिर 1000 ऐसे धीरे धीरे करते अब ये आंकड़ा जो है 2686 पहुंच चुका है और 8वें राउंड की जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है। और यहाँ से पीडीपी के जो उम्मीदवार हैं आगा सैयद मुंतजिर, वो 2686 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ये आंकड़ा जो है रिजल्ट में तब्दील हो जाता है तो ये बडगाम सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, आकाश वर्मा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ काजमी साहब भी जुड़े हुए हैं। काजमी साहब, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से आप घाटी के पॉलिटिक्स को समझते हैं, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स को समझते हैं, आपने अभी कहा, आपने जिक्र किया कि घाटी में एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी की एंट्री भी नहीं होती थी, लेकिन आज वो वक्त है कि कम से कम वहां पे जो लोग हैं वो झंडा उठाने के लिए हैं, पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े हो रहे हैं और यही काफी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी है कि वो उस ढंग से काम नहीं कर पा रही है, या फिर मोदी सरकार जो वो दावा है, वो वादा है सबका साथ सबका विकास, ये इसका जनाधार है, ये इसका फायदा है? देखिए, एक बात तो बड़ी सच है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता है कि 10-11 सालों में पीस को प्रिवेल करने के लिए जैसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मरकज की सरकार ने बनाया है वो रिमार्केबल है। और वो दर्शाता है कि जहां आप बीजेपी की बात मत कीजिए, एक जमाना ऐसा था जब मैं जानता हूं, जब मैं रिपोर्ट किया करता था कि कैंडिडेट ही कोई नहीं खड़ा होता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था, और अगर खड़ा हो जाता था घर के वोट डाल के, मतलब 1-2% वोटिंग से ही वो जीत जाता था, उसके अपोजिशन में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था। ये माहौल हमने कश्मीर में देखा है, चाहे वो पाकिस्तान ISI के डिक्टेटरशिप पे वहां काम होता था या अलगाववादी ग्रुप होते थे उनके काम पे काम होता था, लेकिन वो सारी पॉलिटिकल जो नरेशंस है उसमें बदलने में पिछले 10 सालों में जो काम फिजा जो बदली है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों के दिलों को समझा है, लोगों को दिलों पे आगे चलने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन जितने भी आपने इंट्रोड्यूस किए, उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है और खासकर कश्मीर के लोगों को हुआ है। और उसका फायदा ये हुआ है कि आज दीबा जो आम आदमी पार्टी का वजूद ही नहीं है, जहां वो भी एक रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन, रिपेयर वर्क जो एक फ्लड सिचुएशन के बाद एक जम्मू से एक खास तौर पर हमारी 49 पंचायतें हैं और हर पंचायत का अलग टोपोग्राफी है जहाँ पे प्लीज काजमी साहब आपकी और साथ ब साथ जो हमने कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, विमेन के लिए शुरू किया था, कोऑपरेटिव लिमिटेड जो हमारे किसानों के लिए शुरू किया था, उसका जो गति है उसको और भी बढ़ाएंगे और जो कार्य हम 11 महीने से कर रहे हैं उसको और बढ़ चढ़ के करेंगे। मैं जब आपसे पहले बात कर रहा था नगरोटा में ही, आपने कहा कि आप बाहर पढ़ी है तो उसका उपयोग करेंगी एम्पावरमेंट के लिए, रूरल एम्पावरमेंट? जी, हमारा जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स का है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से मैंने पढ़ाई की है और मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक एक्सचेंज स्कॉलर भी रह चुकी हूँ। मैंने अमेरिका में 2012 से लेकर 2018 में वहाँ के भी पॉलिटिकल लैंडस्केप में वर्क किया है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग की है, वहाँ के सेनेट में काम किया है, वॉशिंगटन DC में रिपोर्ट्स प्रेजेंट की हैं और हमारे स्टेट सेनेट कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में भी लॉबिंग की है। तो जो भी मेरा तजुर्बा वहाँ रहा है, हमने पिछले 11 महीने में यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया है। जितनी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, खास तौर पर लोकल इकोनॉमी के को फिलिप प्रोवाइड करने के लिए उस पर काम किया है। और एक बारी अब जब हमें ये जो चुनाव की प्रतिक्रिया खत्म होगी और बढ़ चढ़कर लोगों का आशीर्वाद मिला है, हमें उम्मीद है कि जिस गति से हम काम कर रहे थे उसी से बढ़ चढ़कर काम कर पाएंगे। आप जेनजी हैं और सपोर्ट ज्यादा मिला है जो 18+ के लोग हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं जेनजी नहीं हूं, मैं मिलेनियल हूं और मैं 31 ईयर्स मेरी उम्र हो चुकी है। काफी डिबेट रही है पूरे चुनाव में मेरी उम्र के बारे में, पर मुझे जनवरी 2013 में मेरा पहला जॉब था। मुझे जैसे मैंने आपको कहा 2012 से लॉबिंग का भी तजुर्बा है, तो मुझे 12-13 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। और मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मेरी उम्र इस तरह की है कि जो मेरे से 20-30 साल बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी मैं रिलेट कर सकती हूँ। हमने चुनाव के दौरान ये भी बात की कि जब रोटेटर वाले फोन होते थे तब भी हम इधर ही थे, और अब जब बच्चों के हाथ में, हमसे जो 20-30 साल छोटे उनके हाथ में मोबाइल फोन है। आशाएं तो बहुत ज्यादा, देखिए आशाएं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बाकी हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के नेतृत्व में, खासतौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ऐसी नई योजनाएं आई हैं जो खासतौर पर युवाओं के रोजगार पर फोकस करती है। जो अभी नई एक योजना का भी पहल किया गया है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 का पहल किया गया, जो अगस्त में ही लागू की गई थी। और क्योंकि हमें बाढ़ वाली परिस्थितियों में हम काम कर रहे थे, तो उसके ऊपर हमें इतना, और उसके बाद चुनाव आ गए, तो मुझे पूरा यकीन है कि बढ़ चढ़कर हम उस योजनाओं का जो है ग्राउंड पर उसको लागू करवाएंगे। और जितने भी हमारे खासतौर पर युवा भाई बहन हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमें सहयोग दिया है, उनका बढ़ चढ़कर हम मार्गदर्शन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि एक मिलजुल कर एक ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जहां पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही एंटरप्रेन्योर्स भी निकले, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आर्टिस्ट भी निकले, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऑफिशियल्स भी निकले, और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जहां पर अगर किसी युवा ने कोई सपना देखा है तो उसको साकार करने में पूरी सरकार जुटे। लास्ट में राणा जी, मोदी फैक्टर जीता वहां या राणा फैक्टर? हमारा बहुत सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव न सिर्फ लड़ा है, जीता भी है। स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब ने स्वयं कहा था कि पिछली बार ये हाईएस्ट मार्जिन से जो सीट राणा साहब ने निकाली थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निकाली थी। और हमें बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो पूरे भारत देश में है, और आज बढ़ चढ़कर बिहार में भी होगा। तो हम एक ऐसी कर्मठ, निष्ठापूर्वक और दूरदर्शी पार्टी के सदस्य हैं, और हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही एक विकसित नगरोटा बनेगा। और विकसित नगरोटा का जो योगदान है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के नेतृत्व में योगदान है। न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिव्यानी राणा थी ये, बिल्कुल चुनाव जीती है और बड़ी खुश दिखाई दे रही है, और वादा कर रही है कि जो लोगों की आशाएं, एक्सपेक्टेशंस, उनको वो पूरा करेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। बिल्कुल, तो देवयानी राणा को आपने यहाँ पर सुना। जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के नेतृत्व का धन्यवाद करती नजर आई, और क्या विजन नगरोटा को लेकर उनका है उस पे उन्होंने कहा। और देखिए, ऐसा कहते हैं दिव्या की लड़कियों से उनकी कभी एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन दिव्यानी राणा जरा भी नहीं हिचकिचाई ये बताने के लिए कि वो 31 साल की हैं, और उनका इतना तजुर्बा है कि जब डायल पैड वाले फोन होते थे या घरों में लैंडलाइन होते थे, उन्होंने वो वक्त भी देखा है। और आज जेनजीज के हाथ में जो ये हाईटेक मोबाइल फोन्स हैं, उन्होंने वो वक्त भी देख रही हैं, और उसमें नगरोटा को आगे ले जाने में और विकसित भारत में एक अहम भूमिका नगरोटा की रहे, उसके लिए वो आगे काम कर रही हैं। बिल्कुल। और जैस्मिन, देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें उनकी बातचीत के दौरान गौर करने वाली थी। हमने देखा तस्वीरों में कि एक जीत और दो जश्न। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है, जहाँ पर एनडीए बढ़त बनाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल भी यही कह रहा है कि यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी, तो एनडीए बढ़त बना रही है। नगरोटा में बीजेपी की जीत हुई है, तो यहाँ पर जो मिथिला पेंटिंग वाला शॉल है वो उन्हें उड़ाकर यहाँ पर जीत का जश्न मनाया गया। मिथिला पेंटिंग जो है इसका ताल्लुक बिहार से है। बिहार की जो ये लोकल पेंटिंग है वो है, तो यहाँ पर वो शॉल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक जश्न, माफ कीजिएगा, एक जीत दो जश्न का कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखने को मिला। साथ ही साथ जैस्मिन, इस दौरान गौर करने वाली बात ये भी है कि देवयानी राणा यहाँ से महिला कैंडिडेट है, युवा भी है, महिला भी है। तो इससे कहीं ना कहीं आजकल के ये जो जेनजी वाला जो कॉन्सेप्ट चला है, और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, काफी दिनों से, जब से खासतौर पर नेपाल में जिस तरीके की घटना घटी थी, इसके बाद जेनजी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा, और उसके बाद इलेक्शन में भी देखने को मिला। हालांकि बिल्कुल दिव्या, यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दूं कि ये जो महिला सशक्तिकरण है, ये बीजेपी का अपना जो विजन है ना, युवा, जिसमें जो गरीब तबका है, किसान है, महिला है, उसमें ये महिला सशक्तिकरण का जो एक अहम रोल है। अब बीजेपी के दो विधायक हो गए हैं जम्मू खित्ते में, अगर बात करें शगुन परिहार किश्तवाड़ से, और एक दूसरी देवयानी राणा हो गई हैं नगरोटा से। तो ये कहीं ना कहीं एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऐसे में सोहेल काजमी साहब, देवयानी राणा को मैं आशा करती हूँ आपने भी सुना होगा, विजनरी और अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने कहा कि यूएस में रही हैं, वहाँ की सीनेट में काम किया है, वॉशिंगटन में उन्होंने कई तरह की जॉब्स भी की हैं, और पॉलिटिकल काफ़ी उनका इस तरह का एक्सपीरियंस है, कई पेपर्स प्रेजेंट किए हैं वहाँ पर। और इसी के आधार पर अब आगे इसी तरह के मॉडल्स को वो यहाँ पर भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, और शायद ये तमाम चीज़ें भी, देवेंद्र सिंह राणा का फैक्टर तो था ही, लेकिन उनका खुद का भी फैक्टर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काम आया। उनका जो विजन, तो 2-3 साल से वो यहाँ पर डटी हुई थी जमीन पर। कहती हैं आप देवेंद्र सिंह, देखिए बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने फादर की लेगेसी को इस तरह से डबल करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स सबके
सबका कप ऑफ टेस्ट नहीं हो सकता है, और बच्चियों के लिए तो बहुत मुश्किल है पॉलिटिक्स प्रोफेशन को अडॉप्ट करना। लेकिन डिस्पाइट ऑफ सर्टन कंस्ट्रेंट, डिस्पाइट ऑफ सर्टन न्यूमरस कंस्ट्रेंट्स, देवयानी राणा जो है वो अपने फादर की इस विल को, अपने फादर की उस गाड़ी को जिसमें वो लास्ट बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते रहे, उसी गाड़ी को चला रही हैं, उसी गाड़ी पे उन्हीं की घड़ी पहन के, उन्हीं के, देखिए एक तो इमोशंस अपने फादर के लिए होता है, बेटियों को संभाविक तौर पे अपने वालिदों से बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन ये मोहब्बत जो है इस तरह से होगी और इस तरह से उसको जीत में और इतनी लंबी चौड़ी लीड लेके वो आएंगी, ये उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। पार्टी तो है ही है, पार्टी के सब दिग्गज नेता उनके साथ थे। छोटी बच्ची है 31 ईयर, वो खुद ही बोल रही हैं। तो देखिए वो बाहर पढ़ रही थी, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो यूजुअली इंडिया में वापस नहीं आते हैं, वो वही प्रोफेशन ढूंढते हैं, वही सेटल होने की बात करते हैं। तो ये दर्शाता है कि संस्कार हैं, वैल्यूज हैं, और अपने वालिद के साथ जो मोहब्बत का कारवां है उसको कायम धायम रखने के लिए वो जम्मू की इस पावन धरती पे दोबारा इलेक्शन, पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सोहेल काज़मी साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आकाश जी से जवाब ले लेते हैं। जी आकाश जी भी एक युवा हैं, आकाश जी आप भी एक युवा हैं, देवयानी राणा को आपने भी सुना, आपको क्या लगा सुनकर? देवयानी राणा जी को मैंने बहुत अच्छे से सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने यूएस में हासिल किया वो ज़रूर उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाए। बट जहां तक, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का मैं भी एक हिस्सा था और मुझे भी मौका मिला नगरोटा की। ठीक है आकाश वर्मा जी, आपको यहाँ पर रोकते हुए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, हम अपने दर्शकों को दे देंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर बडगाम में 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और पीडीपी उम्मीदवार 2359 वोट से आगे चल रहे हैं। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजर आगे चल रहे हैं। हालांकि ये जो एक आंकड़ा था वो कम हुआ है, इससे पहले हमने देखा था कि 2600 वोट से वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा कम हुआ है और 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से ये 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी भी पीडीपी के जो उम्मीदवार है आगा सैयद मुंतजिर वो आगे चल रहे हैं। 2359 वोट से पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इस 9वें राउंड में पीडीपी को 2359 वोट मिले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1888 यानी कि 1888 वोट, और टोटल अगर देखा जाए 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें ऑल इन ऑल पीडीपी 3000 का अंतर क्रॉस कर चुकी है। आकाश वर्मा जी, 3000 का अंतर और 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? लगता है कि अभी 15 से 20 हजार वोट्स की गिनती अभी बाकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो वहां से विक्टोरियस एमर्ज होके आएगी। और जहां तक मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि देवयानी राणा जी ने अपना जो एक्सपर्टीज बताया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोगों की जो आकांक्षाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, जो एक बड़ा मैंडेट लोगों ने उनको दिया है, वो उस पर खरा उतरेंगी और उसका फिर रिपोर्ट कार्ड जो है वो 4 साल के बाद देंगी, ताकि अगली बार जब वो कंटेस्ट करने आए तो लोग उनकी उस सिंपैथी से उसको दोबारा से ना देखें, जब बल्कि उनका जो काम उन्होंने लोगों के लिए किया होगा। आकाश वर्मा जी, आपसे हम काफी लंबे समय से, लगभग मुझे सर लग रहा है कि 45 मिनट हो गए आपसे बातचीत करते हुए, लेकिन आप एक ही टॉपिक पे अटके हुए हैं। आपका एक ही पॉइंट है, सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। ठीक है, सिंपैथी एक फैक्टर है, नो डाउट सिंपैथी एक फैक्टर है, हम सब इससे अग्री करते हैं, लेकिन सिंपैथी ही सिर्फ फैक्टर नहीं है सर। आप क्यों इस चीज से हट रहे हैं कि उनके पिता ने काम किया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहे हो, उन्होंने काम किया है। यहाँ पर देवयानी राणा का खुद भी तजुर्बा है, वो युवा है, वो यंग है, वो दोनों तरफ के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे भी कनेक्ट कर पाती हैं, जो जेंजी है उनसे भी कनेक्ट कर पाती हैं, और उनका एक अपना विजन है जिसको लेकर वो जनता के बीच पहुंचती है। साथ ही साथ जो बुरा वक्त था, जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति आई या फिर कोई भी स्थिति थी, उसमें हमने देखा कि देवयानी राणा ग्राउंड जीरो पर डटी रही। इसका भी तो फायदा हो सकता है ना सर। आप क्या सिंपैथी कार्ड लेकर आप क्या लगातार बैठे हुए हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं देवयानी राणा जी जो हैं वो पिछले 10-11 महीने से, जब उनके फादर जो लेट एमएलए, ऑनरेबल एमएलए हमारे देवेंद्र सिंह राणा साहब थे, जब वो एक्सपायर हुए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही देवयानी राणा जी मैदान में आई और पिछले 10-11 महीनों से ही वो लोगों के बीच में जा रही हैं और अपना राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से देखेंगे, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने उनको प्यार दिया
दिया देवेंद्र सिंह राणा साहब की वजह तो से। अच्छी बात है ना क्योंकि आकाश जी, ये अगर- तो उनके फेवर में अगर गया हम- कि लोगों ने विश्वास देखिए, जताया, लोगों ने प्यार दिया, बिल्कुल, लोगों ने भरोसा हम किया। भी- ये भरोसा आप बडगाम में क्यों नहीं जीत बिल्कुल, पाए? बिल्कुल, कि और- आपने मुख्यमंत्री ने सीट छोड़ दी है, लेकिन देखिए फिर भी सरकार हमारी है, हम काम करेंगे। अगर उहला नाराज है लेकिन फिर भी हम काम करेंगे, हम आपके लिए जाएंगे। तो शायद 9वें राउंड की काउंटिंग के बाद 3000 वोटों से पीडीपी आगे नहीं होती, आप आगे होते। बिल्कुल। और जैस्मिन, मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगी कि फारूक अब्दुल्ला ने मेहनत किया तो उसका फल उमर अब्दुल्ला को मिला ना सर। अगर आपके पिता मेहनत मैं करते हैं तो इसमें- उसका फल मैं आपको इसमें मिलता है, deny मेरे नहीं पिता कर मेहनत रहा। करते हैं उसका फल मुझे मिलता है, तो इसमें गलत क्या है? अगर देखिए, उनको इसमें- मिला भी, जनता का सपोर्ट मिला, उनके पिता के द्वारा किए हुए काम पे मिला, उन पे भरोसा जताया गया, उनको पता है कि पॉलिटिकल फैमिली से आती है, उनको पता है कि चीजें कैसे आगे ले जाना है, जनता के बीच कैसे जाना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीजों को आप साइड करके आप एक चीज, मतलब ये कि हाँ विक्टिम कार्ड खेल के, सिंपैथी कार्ड, सर ये गलत है ना। अगर किसी की मेहनत है, किसी की जीत हुई है तो उस पर उसको क्रेडिट दे सकते हैं हम। देखिए, मेहनत मैं अगर कहूंगा, दोबारा कहूंगा कि ये तो जरूर मेहनत जो थी ये देवेंद्र सिंह राणा साहब की थी, और वो भी तब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको एक उस मुकाम तक पहुंचाया, जब वो एमएलसी बने, एमएलए बने, पॉलिटिकल एडवाइजर बने टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो एक तरह से ही वाज एक्टिंग एज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू प्रोविंस। तो उस वजह से नगरोटा में कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा कि तब्दीली आई, वहां पर डेवलपमेंट के काम हुए। आज भी मैं दोबारा से ये आपको ऑन रिकॉर्ड कह देना चाहता हूँ, में आज जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में हुए हैं। क्योंकि जब देवेंद्र सिंह राणा साहब ने बीजेपी ज्वाइन की, क्या वजूहत रहे मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उनके ज्वाइन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो नगरोटा एक तरह से पिछले 3-4 साल पीछे चला गया, और कहीं ना कहीं लोगों को वो एक कमी महसूस हुई कि नहीं, जब लेकिन नेशनल लेकिन कॉन्फ्रेंस- आकाश जी, ये तो फिर और ज्यादा आपकी हार है इसमें कि पीछे चले जाने के बाद भी लोगों ने आपको नहीं चुना। शमीम बेगम जो आपकी डीडीसी मेंबर थी, जो तो और ज्यादा जमीन पर रहती हैं, उनको नहीं चुना, और देवयानी राणा को चुना। तो फिर ये तो और ज्यादा आपको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सोहेल काजमी साहब, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जो बात आकाश जी कह रहे हैं कि यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा जी का वर्चस्व था, उनके काम थे, लेकिन फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ज्यादा सोचना चाहिए ना। जो आकाश जी कह रहे हैं कि जनता ने ये तमाम चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो गिनाई, उसके बावजूद भी देवयानी राणा को चुना और 24,000 से ज्यादा मतों से चुना। देखिए, बड़े बड़े पेरेंट्स हमने देखे हैं जो अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के नाम छोड़ के दुनिया से चले जाते हैं, और बनाते बनाते उन पेरेंट्स को 100 साल लगते हैं, और एक जनरेशन ऐसी आती है जो 1 साल में ही रफा दफा कर देती है उस 100 साल की मेहनत को। बड़े कम बच्चे होते हैं जो लेगेसीज को फॉरवर्ड करते हैं, और देवयानी राणा में वो सब गुण हैं जो हम देख रहे हैं, मेरी बेटी की तरह है, और वो सारे गुण ऑन डिस्प्ले है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कोई ऐसा घर नहीं है नगरोटा में जहां देवेंद्र सिंह राणा नहीं थे, और जी बिल्कुल। बच्चे होते हैं जो फुटप्रिंट्स बनाए होते हैं। हमने बहुत कम लोग होते हैं, तो इसको मानने की जरूरत है। अगर आप नहीं मानते हैं तो मत मानिए। देखिए, काजमी साहब किसी के यहाँ कहने पर से या जी जबरदस्ती बिल्कुल से कुछ आपकी नहीं बातों होता। से जी बिल्कुल आपकी बातों से सहमत होते हुए, इनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में ही है, और बहुत बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है। हमने वो भी देखा है कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने भी बहुत काम किया देश के लिए, उसके बाद वो लाख मेहनत कर ले, लेकिन अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं है तो जनता उनको नहीं चुन रही है। यह सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन ये उस उदाहरण को क्यों नहीं ले रहे हैं, उनके साथ क्यों